नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र और नया प्रचार गीत जारी कर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा को जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा वार किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के वोटरों और सपोर्टरों से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। किसी प्रकार की आपदा या महामारी के दौरान राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री राहत कोष पीएम केयर फंड में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 10,990 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले पार्टी व विधानसभा से इस्तीफा देने वाले भाजपा नेता सुदीप राय वर्मन अपने करीबी सहयोगी आशीष शाह के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र और नया प्रचार गीत जारी कर दिया है। भाजपा ने यूपी में सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया है। विद्यार्थियों को 2 करोड़ टैबलेट व लैपटॉप वितरित किया जाएगा। भाजपा ने लता मंगेशकर की स्मृति में आर्ट्स अकादमी स्थापित करने की भी घोषणा की है। भाजपा ने यूपी में सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा भी किया है। भाजपा ने लता मंगेशकर की स्मृति में आर्ट्स अकादमी स्थापित करने की घोषणा भी की है। लोक कल्याण संकल्प पत्र जो 2022 में भाजपा ने प्रदेश के हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का भी वादा किया है। प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकारी सेवाएं एवं निश्चित समय में प्राप्त हो सकें, इसकी गारंटी देने वाला कानून लाया जाएगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में वादा किया गया है कि अयोध्या में श्री राम से संबंधित संस्कृति शास्त्रों एवं धार्मिक तथ्यों पर शोध के लिए रामायण विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। संकल्प पत्र में बहन बेटियों से लव जिहाद करने वालों को कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने लगाने का भी कानून बनाने का वादा किया गया है, जिससे इस कुकृत्य को करने से पहले कोई भी 1000 बार सोचे। संकल्प पत्र में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रदेश में 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का भी वादा जनता से किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा को जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि यहां कुछ सदस्यों ने कहा था कि यदि कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता। इसके जवाब में मोदी ने गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होता, आपातकाल ना लगता, सिखों का नरसंहार नहीं होता, कश्मीरी पंडित नहीं होते। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि भारत 1947 में ही बना था। उन्हें लगता है कि उन्हीं की वजह से लोकतंत्र है, लेकिन उन्हें 1975 याद नहीं है जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है। पार्टियों में भी कोई परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। अरसे तक देश ने इस सोच का बहुत नुकसान जो है देश को मिला है सोच से। मैं चाहता हूं कि सभी दल अपने दलों में लोकतांत्रिक आदर्शों को विकसित करें और सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी ज्यादा उठाए। पीएम ने कहा कि यहां पर कहा गया है कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया की सोच का परिणाम है। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि कांग्रेस ना रहे। वह जानते थे कि इसका क्या होने वाला है, इसलिए वह कांग्रेस को बिखेर देना चाहते थे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश का विकास नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के वोटरों और सपोर्टरों से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है। बच्चों की शिक्षा से लेकर नौकरी के लिए कोई काम जो है उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया। ऐसे में भाजपा कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए एक मौका मांगा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते रहेंगे, लेकिन इस बार आप पार्टी को एक मौका मिलेगा तो वह उत्तराखंड का नवनिर्माण कर भाजपा कांग्रेस के वोटरों और सपोर्टरों की सोच बदल देंगे। केजरीवाल ने कहा कि आप पार्टी उत्तराखंड में नई जरूरत है, लेकिन पार्टी के पास नए चेहरे हैं, नई सोच है, नया सीएम चेहरा है, नए आइडिया है और नया एजेंडा भी है। दिल्ली में पार्टी ने बदलाव करके दिखाया है। उत्तराखंड में भी गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे, रोजगार भी देंगे। इससे कांग्रेस और भाजपा के वोटरों और सपोर्टरों को भी
सीधा फायदा होगा। उनके परिवार को मुफ्त इलाज, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, नौकरी नहीं लगने तक भत्ता देंगे। कहा गया है कि भाजपा ने तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। उन्होंने कहा कि 2 दलों ने मिलकर 21 साल में उत्तराखंड में 72,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया और आप पार्टी 5 साल में पिछला कर्जा खत्म कर देगी और आधुनिक सुविधाएं भी लोगों को देगी। सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने गैरसैंण स्थायी राजनीति के मुद्दे पर कहा कि उनके पास पूरा प्लान है। गैरसैंण, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में है। स्थायी राजधानी के लिए उस क्षेत्र की मैपिंग भी की जाएगी कि कौन से विभाग जाएं, इसका खाका तैयार किया जाएगा। गैरसैंण को मॉडल राजनीति में राजधानी बनाएंगे। किसी प्रकार की आपदा या महामारी के दौरान राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री राहत कोष में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 10,990 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया, जबकि इससे खर्च की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार इस निधि से महज 3,976 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, यानी कि कलेक्शन का 1/3 राहत देने में खर्च किया गया है। 31 मार्च 2021 तक फंड में 7,044 करोड़ रुपए शेष राशि थी। इस संबंध में जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पीएम केयर फंड में करीब जो है 494.51 करोड़ रुपए विदेशी चंदे के रूप में प्राप्त हुआ है। वहीं 7,183 करोड़ रुपए से आर्थिक स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आए हैं। 27 मार्च 2020 को इस फंड के गठन के महज 5 दिनों के अंदर ही 2019-20 के दौरान कुल 3,076.62 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त हुई थी। आपको बता दें कि किसी भी तरह की आपात स्थिति या संकट की स्थिति से निपटने के लिए, जैसे कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई थी। यह फंड 2.25 लाख रुपए की शुरुआती राशि के साथ बनाया गया था और पीएम केयर की वेबसाइट पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने जुटाई गई रकम का एक हिस्सा वेंटिलेटर सहित मेडिकल उपकरण खरीदने, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और प्रवासियों को राहत मुहैया कराने में भी किया। इसके अनुसार पीएम केयर फंड में जमा राशि 201.58 करोड़ रुपए, जन स्वास्थ्य संस्थानों और ऑक्सीजन संयंत्र पर 20.4 करोड़ रुपए, कोविड टीके पर काम कर रही प्रयोगशालों के उन्नयन के लिए खर्च हुए हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को फिर बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले पार्टी व विधानसभा से इस्तीफा देने वाले भाजपा नेता सुदीप राय वर्मन अपने करीबी सहयोगी आशीष शाह के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें दिल्ली स्थित राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। दरअसल सुदीप राय वर्मन व आशीष शाह ने सोमवार को त्रिपुरा विधानसभा व भाजपा की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दोनों इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले 29 जनवरी को भाजपा के बागी विधायक सुदीप राय वर्मन ने त्रिपुरा सरकार पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में लोकतंत्र नहीं है और यहाँ लोगों का दम घुट रहा है। साथ ही उन्होंने पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा था कि वह अपने लोगों से पूछने के बाद ही अपने भविष्य का फैसला करें। त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सुदीप राय त्रिपुरा सरकार में ही पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में लोकतंत्र का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि लोकतांत्रिक ऑक्सीजन खत्म हो गई है। सुदीप ने राज्य में लोगों की आवाज दबाने का भी जो है सरकारों पर आरोप लगाया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र और नया प्रचार गीत जारी कर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा को जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा वार किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के वोटरों और सपोर्टरों से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। किसी प्रकार की आपदा या महामारी के दौरान राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री राहत कोष पीएम केयर फंड में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 10,990 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले पार्टी व विधानसभा से इस्तीफा देने वाले भाजपा नेता सुदीप राय वर्मन अपने करीबी सहयोगी आशीष शाह के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य,
समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर भाजपा सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। भाजपा ने किसानों की 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा भी की है और कहा है कि दिल्ली सरकार किसानों से किए गए वादे को पूरा नहीं करती है तो 9 फरवरी से दिल्ली देहात के किसानों के साथ मुख्यमंत्री निवास स्थान के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी वह प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद शेहरावत ने किसानों की 12 सूत्री मांगों के समर्थन में 9 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा भी की है और कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के किसानों से वादा जो उन्होंने किया था कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन यह वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने की अनुमति और बिजली के कनेक्शन देने की मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेताओं ने कृषि यंत्रों, खाद्य और ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने की मांग को भी याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की मृत्यु हो जाती है उनके उत्तराधिकारियों का जो है नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा रहा है। हाल में हुई बरसात से जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उन्हें 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा तक नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि दिल्ली के किसानों को एमएसपी का 50% अलग से भुगतान किया जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ एक झूठा फरेब है। कांग्रेस महिला मोर्चा की महासचिव और अभिनेत्री नगमा ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। बेरोजगारी के साथ गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, महंगाई पर काबू नहीं है। और जम्मू प्रेस क्लब में सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस महिला मोर्चा की महासचिव नगमा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। मौजूदा समय में देश में गरीबों की संख्या बढ़ी है, सरकार के चहेते लोग अमीर होते जा रहे हैं जबकि अधिकांश आबादी गरीबी रेखा की तरफ जा रही है। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लोग जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बदलाव से वहां के आम लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में राजनेताओं के पास मौजूदा समय में पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। भाजपा सरकार में राजनेताओं के साथ आम लोग भी सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसे भाजपा ने असंवैधानिक रूप से तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। बढ़ती महंगाई से महिलाएं भी परेशान है, लोगों के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। कश्मीर में लड़कियों पर तेजाब से हमला किया जा रहा है, जो चिंतित करने वाली बात है। मनरेगा का बजट सरकार कम कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है और सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है और देश की संपत्ति को बेच रही है। कांग्रेस की तरफ से सीएम पद उम्मीदवार की रेस में चरणजीत चन्नी ने से नवजोत सिंह सिद्धू के पिछड़े और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू नाराज हैं और लुधियाना में चन्नी को सीएम पेश घोषित किए जाने पर उन्होंने कहा है कि इतने उच्च पद पर किसी को चुनने के लिए शिक्षा को गिना जाना चाहिए। नवजोत कौर ने कहा कि नवजोत सिद्धू सीएम पद के लिए सही विकल्प होते। उन्होंने यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी को सीएम के लिए निर्णय लेने में गुमराह किया गया था। इससे पहले सिद्धू ने चन्नी को सीएम चेहरा घोषित करने के बारे में कहा कि यह हाईकमान को तय करना था, जो कि हाईकमान ने तय किया है वह स्वीकार है। हालांकि भले ही पॉलिसी की लड़ाई हो, जवाबदेही की लड़ाई हो, पंजाब के लोगों का जीवन बदलने की बात हो, उस राह पर सिद्धू चलते रहेंगे। सिद्धू ने कहा कि मैं कांग्रेस जो हाईकमान के साथ था और हूं और रहूंगा भी। इस सवाल पर वह चन्नी के साथ हैं या हाईकमान के साथ, सिद्धू ने कहा कि मैं पहले दिन से ही हाईकमान के साथ हूं, उनके हर फैसले को मानता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जितना हाईकमान के साथ हूं उससे दोगुना पंजाब के लोगों के साथ हूं। अपने पंजाब मॉडल का जिक्र करते हुए सिद्धू ने कहा कि यह मॉडल सबका साझा है, यह सिर्फ सिद्धू का ही नहीं है। पंजाब मॉडल में जिसे कोई भी चीज अच्छी लगे ले सकता है। वह जल्दी ही पंजाब मॉडल को फेसबुक पर भी डालेंगे। कांग्रेस हाईकमान को भी वह पंजाब मॉडल सौंप चुके हैं और अब इसे लागू करने की ताकत चन्नी के पास है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अब समझ आ गया कि ज्ञान देना और बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। भारत में किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने दूसरे देश के आंतरिक मामलों में
दखल नहीं देने की नीति को भुला दिया था। उन्होंने भारत को नसीहत दी थी, लेकिन अब स्वदेश में छिड़े ट्रक ड्राइवरों के आंदोलन से जूझ रहे हैं तो कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी विकास में बाधक है। ओटावा में कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य करने के आदेश का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ट्रूडो ने इसे जल्द खत्म करने पर जोर दिया है। ट्रूडो ने सोमवार को कहा कि ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन रोकने की जरूरत है, यह देश की अर्थव्यवस्था में बाधा डाल रहा है। सोमवार को कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा कि प्रदर्शनकारी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे लोकतंत्र और हमारे साथी नागरिकों के दैनिक जीवन को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे रोकना होगा। ओटावा के लोग अपने ही पड़ोस से परेशान होने के लायक नहीं है, वे सड़क के किनारे जारी हिंसा को सामना करने के लायक नहीं है। यह एक ऐसे देश की कहानी है जो एकजुट होकर इस महामारी से उभरा है, लेकिन कुछ लोग शोर मचा रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रानावत ने कनाडा में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि कर्म का फल भुगतना पड़ता है। 2020 में भारत में सरकार का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में जस्टिन के आगे आने के मद्देनजर कंगना का यह पहला बयान आया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र और नया प्रचार गीत जारी कर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा को जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा वार किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के वोटरों और सपोर्टरों से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। किसी प्रकार की आपदा या महामारी के दौरान राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री राहत कोष पीएम केयर फंड में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 10,990 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले पार्टी व विधानसभा से इस्तीफा देने वाले भाजपा नेता सुदीप राय वर्मन अपने करीबी सहयोगी आशीष साहा के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। हम भूल गए रे हर बात सपा तेरा राज नहीं भूले, हम भूल गए रे हर बात सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को नाराज नहीं भूले, हम भूल गए रे हर बात सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश के हर राज्य से कोरोना की तीसरी लहर का पीक निकल गया है। केरल समेत हर राज्य में सक्रिय मरीजों में लगातार कमी आ रही है। एक महीने तक रोजाना 1-1 लाख से अधिक संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब इनकी संख्या में गिरावट आई है। बीते 24 घंटे में 1 लाख से कम नए मामले भी मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक दिन में 83,876 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस दौरान 1,99,054 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। वहीं 895 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान पिछले एक दिन में 11.56 लाख सैंपल की जांच में 7.25% संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 9.18% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने 7 जनवरी को तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 1 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद हर दिन में यह संख्या बढ़ती चली गई। 20 जनवरी को एक दिन में सर्वाधिक 3.86 लाख लोग संक्रमित मिले, लेकिन इसके बाद दैनिक मामलों में गिरावट आना शुरू हो गई। मंत्रालय के अनुसार देश में अब कोरोना की रिकवरी दर बढ़कर 96.19% तक पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मरीजों की दर में गिरावट आने के बाद यह 2.62% है। देश में अभी भी कोरोना के 11,08,938 सक्रिय मामलों का जो है उपचार चल रहा है। अब तक देश में 4.6 करोड़ मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री
एवं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पहला लक्ष्य देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। इसके लिए सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिकों, सुरक्षा उपकरणों, आधुनिक तकनीकी के हथियार, आधुनिक लड़ाकू विमान, सबमरीन को आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण किया गया है। वीके सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 सालों से लंबित वन रैंक वन पेंशन देकर भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान बढ़ाया है और वहीं देश पर मर मिटने वाले वीर सैनिकों के आंगन की मिट्टी ले जाकर देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 5वें धाम सैन्य धाम का निर्माण कराना हम सब के लिए गर्व की बात है। मंगलवार को जोशीमठ के खेल स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जनरल वीके सिंह ने यह बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि दूसरी ओर इन 5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा ऋषिकेश से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुगम में हो, इसके लिए हमें ऑल वेदर रोड का निर्माण जो है हमने किया है। हमने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत माला के तहत जोशीमठ से नीति पास व पास माना पास की सड़कों का चौड़ीकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी तो देश सुरक्षित होगा। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी 60 साल तक राज करती रही, लेकिन देश की मूलभूत सुविधाओं से जनता को महरूम रखा और हमारा प्रयास देश की आर्थिकी जो है उसको बढ़ाना है और देश को समृद्ध करना व शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए हम संकल्पकृत हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। अवैध रेत खनन के मामले में गिरफ्तार किए गए चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी ने कबूल किया है कि सीमावर्ती राज्य में बालू खनन से जुड़ी गतिविधियों और अधिकारियों की नियुक्ति अथवा तबादले में मदद करने के एवज में उसे 10 करोड़ रुपए नकद प्राप्त हुए थे। ईडी ने एक बयान में दावा किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब में कथित अवैध बालू खनन से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में हनी को 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई भी की थी। इस दौरान हनी के ठिकाने से लगभग 7.9 करोड़ रुपए जबकि उससे जुड़े संदीप कुमार नाम के व्यक्ति से परिसर से लगभग 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। ईडी ने अपने बयान में कहा कि छापेमारी के दौरान उसने कुदरतदीप सिंह, भूपिंदर सिंह, हनी के पिता संतोख सिंह और संदीप कुमार के बयान दर्ज किए। इन बयानों से यह स्थापित हुआ है कि 10 करोड़ रुपए की जब्त राशि भूपिंदर सिंह पुत्र संतोख सिंह की थी। बयान में दावा किया गया है कि भूपिंदर सिंह ने कबूला है उसे बालू खनन से जुड़ी गतिविधियों और अधिकारियों की नियुक्ति तबादले में मदद करने के एवज में जब्त की गई राशि मिली थी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि जल्द ही चुनाव में अपना दल उनकी मां कृष्णा पटेल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। एक और अनुप्रिया पटेल की अगुवाई में अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो वहीं अपना दल कमेरावादी पार्टी की मुखिया कृष्णा पटेल जो है समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी से गठबंधन में प्रतापगढ़ सदर की सीट से अपना दल को मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन में यह सीट अपना दल कमेरावादी को मिली है और इस पार्टी से अगर कृष्णा पटेल चुनाव लड़ती हैं तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने यहां से उम्मीदवार न देने का फैसला किया है। बताया गया है कि जब मां कृष्णा पटेल सपा गठबंधन से बनी उम्मीदवार तो बेटी अनुप्रिया पटेल ने पार्टी के प्रत्याशी का नाम वापस करा दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपना दल को जो है बंटवारे में 18 विधानसभा सीटें दी थी, वहीं बीजेपी ने भी अपना दल को 18 सीटें दी हैं। आपको बता दें कि कृष्णा पटेल की अगुवाई वाले अपना दल कमेरावादी का आधार वोट बैंक जो है कुर्मी में माना जाता है। इस दल का पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में भी प्रभाव है, खासकर वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर में आने वाली सीटों पर इन्हीं इलाकों में अपना दल की प्रतिद्वंदी और अपना दल की भी मौजूदगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेताओं के आने जाने का क्रम जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और नामांकन दाखिल कर चुकी रचना कोरी मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गई। सपा ने रचना कोरी को जगदीशपुर से टिकट दिया था। सपा महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही रचना कोरी को बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। इस बाबत में एक ट्वीट में भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर रचना कोरी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी 184 विधानसभा जगदीशपुर प्रदेश उपाध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी पूर्व सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बीते दिनों सपा ने अमेठी जिले की जगदीशपुर सीट से
प्रत्याशी बदल दिया था। पार्टी ने रचना कोरी की जगह विमलेश सरोज को प्रत्याशी घोषित किया था। गौरतलब है मंगलवार को सपा के रामलाल अकेला, पूर्व विधायक बछरावा शिवशंकर सिंह और साल 2012 व 2017 में बसपा के सरोजनी नगर के प्रत्याशी अशोक चौधरी, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर बसपा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके साथ ही रघुराज शाह के पूर्व सांसद इटावा, राम सेवक पटेल, पूर्व विधायक बारा और रिटायर्ड जज मंगल शर्मा और अरुण कुमार दुबे भी बीजेपी में शामिल हुए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र और नया प्रचार गीत जारी कर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा को जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा वार किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के वोटरों और सपोर्टरों से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। किसी प्रकार की आपदा या महामारी के दौरान राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री राहत कोष पीएम केयर फंड में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 10,990 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले पार्टी व विधानसभा से इस्तीफा देने वाले भाजपा नेता सुदीप राय वर्मन अपने करीबी सहयोगी आशीष साहा के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए।